नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका में होने जा रही है बड़ी डील। टैरिफ 50 से घटकर हो सकता है 15%। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ट्रेड डील, आतंकवाद को लेकर हुई चर्चा। महागठबंधन में सीटों पर तनातनी जारी। पटना पहुंचकर लालू तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत। कल होगी महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। संविदा कर्मी होंगे परमानेंट। जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपए। तेजस्वी के वादे पर बीजेपी ने कसा तंज। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में दरार। कांग्रेस बोली अकेले लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। उद्धव सेना ने दिया करारा जवाब। मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ। भगोड़े हीरा कारोबारी को बेल्जियम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। हर कानूनी पेच हुआ खत्म। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी ट्रंप बातचीत की। ट्रंप ने दिवाली की बधाई संदेश देने के लिए भारत फोन घुमाया और पीएम मोदी से बातचीत की। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को महान नेता बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो भारत के लोगों से बेहद प्यार करते हैं। इस बातचीत की खास बात रही कि पीएम मोदी ने दिवाली के साथ ही आतंकवाद को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की। साथ ही ट्रंप का दावा है कि भारत और अमेरिका कुछ बेहतरीन डील्स पर काम कर रहे हैं। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक लंबे समय से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। इससे भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को बहुत ही कम कर दिया जाएगा। ये टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% तक आ सकता है। सर, आपको क्या लग रहा है ये जो 50% का टैरिफ है वो घटकर 15% तक आ जाएगा? देखिए, ये टैरिफ तो घटना ही था और ये ट्रंप को घुटने पर नरेंद्र मोदी लेकर के आए, आप ये मानिए। क्योंकि इतना सारा टेंट्रम करने के बाद आखिर ट्रंप ने ये मान लिया है कि जो 50% का टैरिफ उन्होंने भारत के ऊपर लगाया और ये बहाना करके कि भाई आप रूस से तेल खरीद रहे हो इसलिए हम आपके ऊपर ये टैरिफ लगा रहे हैं, अब उनको झुकना पड़ रहा है। देखिए, ये जो ट्रंप ने जो बात कही है उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो टैरिफ उन्होंने 50% क्यों लगाया था? ये कहा कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं तो हम आपको पनिश करेंगे और हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब वो इस बात को मान रहे हैं कि भारत रूस से तेल आयात बंद नहीं करेगा। ट्रंप ने मान लिया है। आप उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने ये कहा है कि वो रूस से तेल कम खरीदेगा, कम करेगा, मतलब बंद नहीं करेगा भारत। ये खुद ट्रंप मान रहे हैं। भारत तो शुरू से कह रहा है। भारत ने और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ ये कहा है कि जहां तक तेल खरीदने की बात है, हमारे इंटरेस्ट में जो होगा, नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा वो हम करेंगे। अब 60 बैरल पे हमें रूस दे रहा है, तुम भी हमें उसी रेट पे दो, हम आपसे लेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा उनको क्लाइम डाउन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो ये जिद नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो तभी हम टैरिफ कम करेंगे। नहीं, भारत तेल खरीदता रहेगा रूस से और ट्रंप को अब ये मानना पड़ा है। तो ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसमें एक चीज और है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान को अब युद्ध नहीं करना है, लेट्स नॉट हैव एनी वॉर। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने देखिए क्या कहा है कि भाई हमें आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब भारत को कोई शौक नहीं है कि हम पाकिस्तान से युद्ध करें, लेकिन अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि युद्ध ना हो और भारत उसी तरह से उसको सबक न सिखाए, उस पर आक्रमण न करे, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई बात फिर से ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। ये ट्रंप साहब के कहने से नहीं होता है कि अरे अब युद्ध नहीं करना है। मोदी ने जो कहा उसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा, हमारे यहां वैसे हमले करेगा जैसे उसने पहलगाम में किया, निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो तो आप पाकिस्तान को समझाएं, जिसको आप गोद में लेके घूम रहे हैं। ओवल ऑफिस में आप आसिम मुनीर को बुला करके लंच कर रहे हैं। बताइए, ये जो आसिम मुनीर है ये कौन है? ही इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। कोई फर्क नहीं है। ये अमेरिकियों की वजह से पहले ओसामा बिन लादेन को खड़ा करते हैं और फिर जाकर के उनको जाकर के हंट करते हैं और उसको मारते हैं।
तो अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो, तो अपने लाडले को समझाइए जिसके साथ आप लंच ले रहे हैं कि भाई आतंकवाद को समर्थन देना बंद करो। तो देखिए ये ट्रंप का बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है और भारत की दोनों फ्रंट पे बहुत बड़ी विक्ट्री है। भारत ने कह दिया कि भाई रूस से हम तेल खरीदेंगे, हमें सूट करता है तो। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लाडले को फिर से पीटे नहीं, तो उसको समझाओ कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देगा तब तो युद्ध होगा। बिल्कुल। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिससे तेजस्वी यादव और पूरे गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज पटना पहुंचे। गहलोत ने तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात की। आरजेडी कांग्रेस सीपीएम के बीच में 13 सीटों की गांठ फंसी हुई है। गहलोत उसे ही सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब साफ हो जाएगा। बता दें आपको कि कल महागठबंधन की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आज जो मीटिंग हुई तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ अशोक गहलोत की, क्या लगता है कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कल ज्वाइंट पीसी करेगा महागठबंधन? क्या कंफ्यूजन क्लियर हो गया है? कंफ्यूजन क्लियर होता तो क्या अशोक गहलोत ये कहते कि भाई 5-10 सीट पे तो फ्रेंडली फाइट चलती है? चुनाव में कुछ फ्रेंडली फाइट नहीं होता, ये तो कत्ल के बराबर है। दोनों आदमियों ने कैंडिडेट अपना खड़ा किया हुआ है। अब देखिए गौराम बोरा में क्या हो रहा है, वहां पे वीआईपी का भी कैंडिडेट है और वहां पे राजद का भी कैंडिडेट है। अब तेजस्वी यादव जाएंगे तो किसके लिए वोट मांगेंगे? अगर वो वीआईपी के लिए वोट मांगते हैं तो लालटेन के खिलाफ वोट मांगेंगे। ऐसी तमाम ऐसी 12-13 सीटें हैं जहां पे इनके कैंडिडेट आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर कोई समझौता हो जाता, कोई बात बन जाती, तो अशोक गहलोत तो सबसे पहले यही कहते कि अरे समझौता हो गया है। दूसरी बात, ये कहना कि 5-10 सीटों पे तो फाइट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब कि ही हैज गिवन अप। अशोक गहलोत को कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि इसका कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे नहीं कहते। कल तक वो इंतजार करते कि आज बातचीत करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि राजद ने कह दिया है कि भाई हम अपने कैंडिडेट को वापस नहीं ले रहे हैं। और ये जो मैसेज लेकर के आए हैं दिल्ली से, राहुल गांधी के दूत बन के आए हैं अशोक गहलोत, तो इनके पास भी अब वो अथॉरिटी नहीं है। ये एक होपलेस सिचुएशन हो गया है जहां पे कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप ये मत सोच के चलिए कि सब कुछ सुलझ जाएगा। सुलझना होता तो आज ही कुछ हिंट मिल गया होता। ये तो बस चीजों को एक कोशिश है, चूंकि जो कार्यकर्ताओं का इतना दबाव है कि भाई आप लोगों ने हमें भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए और जनता हंस रही है हमारे ऊपर, ये कर क्या रहे हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो हम तुमको क्यों वोट दें भाई, क्यों वोट दें? कोई कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं मिल रहा है कि ये जो गठबंधन है ये सरकार बना सकते। देखिए कोई उपचुनाव तो नहीं है ना, सरकार बनाना है, और आपस में आप इस तरह से लड़ रहे हैं तो कोई आपको वोट नहीं देगा। और इसलिए जो कार्यकर्ताओं का दबाव है, इसीलिए दिखाने के लिए कि अशोक गहलोत को भेजा है, राहुल गांधी इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते। सुलझाना होता तो ये बात फोन पे भी हो सकती थी, अशोक गहलोत को भेजने की जरूरत नहीं थी, या फिर राहुल गांधी स्वयं आते। और वो जलेबी बना रहे हैं, और जलेबी बनाने के लिए आपके पास टाइम है, रील के लिए टाइम है, और जाकर के पटना तेजस्वी से बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आप मान के चलिए कोई गंभीर बातचीत नहीं हो रही है, सब दिखावा है। बिल्कुल। तो महागठबंधन में क्या सहमति बनती है? उम्मीद है कल सब कुछ साफ हो जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। साथ ही आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े चुनावी ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को हम लोग 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी ने पहला चुनावी वादा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी के इस ऐलान पर बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के वादे को अव्यवहारिक करार देते हुए न केवल ये सवाल उठाया कि वो इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे, बल्कि उनके एजुकेशन और मंशा पर भी व्यक्तिगत प्रहार की है। ये जो तेजस्वी यादव बार बार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, क्या कोई रोड मैप तैयार है? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? देखिए तो बड़े आश्चर्य की बात है, तेजस्वी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको पता है कि बिहार का बजट कितना है। और ये हवाई बात करना कि हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे, उसके बाद अब जीविका दीदी हैं इनको हम रेगुलर कर देंगे, 30,000 का वेतन दे देंगे। अब या तो एक बात तो तय है कि जो भी समय, थोड़ा बहुत समय उन्होंने सरकार में बिताया, उन्होंने कुछ नहीं सीखा और ना उन्होंने देखा कि बिहार की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। दूसरे, इसलिए कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तेजस्वी को बात चुभती तो होगी, तकलीफ होती होगी कि लोग कह रहे हैं कि नौवीं फेल है। तो भाई ऐसी हरकत क्यों करते हो कि लोग तुम्हें कहें कि नौवीं फेल हो?
मतलब जिस राज्य का बजट 3 लाख करोड़ है, वहां पे आप इतनी नौकरियां कहां से लाएंगे? कह देना तो बड़ा आसान है, या फिर आप जानते हैं कि भाई आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है, जो मन में आए बोल दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब करने का वक्त आएगा तो आपको पता हम तो वहां होंगे ही नहीं, सरकार तो हमें बनानी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही हास्यास्पद बात है और तेजस्वी को ये समझना चाहिए कि उनकी जो छवि है वो और इससे खराब होगी। एक अगंभीर नेता के रूप में उनकी छवि बन रही है, जहां आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं है, आप उटपटांग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी सरकार नहीं रही है, 15 साल आपके माताजी और पिताजी की सरकार रही है वहां पे, तो आपने क्या किया उस वक्त? उस वक्त तो कुछ किया नहीं। और अगर लालू जी को हटा दें, राबड़ी जी को हटा दें, तो आज भी आपके पास वही लोग हैं। तो आप ऐसी कौन सा आला दिन का चिराग आपके पास आ गया भाई कि सबको आप नौकरी दे देंगे? ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है और किसी तरह से जनता को बेवकूफ बना करके जितना वोट लपेट सकते हो लपेट लो। ये तेजस्वी की यही एक कोशिश है। इससे उनकी इमेच्योरिटी झलकती है और ये झलकता है कि शायद वो सरकार बनाने को लेकर के सीरियस नहीं है, उनको लगता नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे। जी, तो तेजस्वी महागठबंधन से अलग होकर अकेले बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो इसी बीच कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। मुंबई में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगताप ने कहा कि कांग्रेस आगामी बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस ना तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन करेगी और ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। जगताप के इस बयान पर यूबीटी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि गठबंधन को लेकर फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे जैसे शीर्ष नेताओं के स्तर पर होगा, हमें चुनौती मत दो। हालांकि अब तो बीएमसी का चुनाव भी आ रहा है, क्या बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी ये इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल। और ये बिहार या महाराष्ट्र की बात नहीं है, महागठबंधन है क्या? आप समझिए, महागठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है। उसमें कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें ये मुहिम चलाना है और वह सारी उटपटांग चीजें करनी है। चुनाव हार गए तो कहना है कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है। बाकी इनके बीच में आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ मिल करके, आप देखिए ना, एनडीए एक साथ मिल करके तो काम कर रही है ना। जहां भी देखिए, जहां भी एनडीए है वहां पे वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इनके साथ समस्या क्या है कि इनके साथ कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, न जनता की भलाई इनकी प्राथमिकता है। किस तरह से अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग ये लोग चला रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आप देखिए, एक तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि हम अलग लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे गुट है, इन लोगों ने मिलकर के पिछली बार ऐसी पिटाई की है और अजित पवार को साथ लेकर के कि महाराष्ट्र में अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब बीएमसी का चुनाव जो पिछली बार हुआ था, उसमें भी देखिए कि इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भाई जगताप ने जो बयान दिया है, भाई जगताप एक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। और अब खबर ये आ रही है कि रमेश चन्नीथला के नेतृत्व में वहां एक कमेटी है जिसने ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी। हालांकि भी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में ये जो महागठबंधन है, वहां पे तो महाविकास आघाड़ी है ना, ये पूरी तरह से टूट रहा है, बिखर रहा है। इतनी जबरदस्त पराजय जो उनकी हुई है असेंबली इलेक्शन में, उसके बाद अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और उद्धव ठाकरे के लिए तो और भी बुरी खबर है, क्योंकि ये भी दिखाता है कि अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में किसी का भरोसा नहीं है। सब लोग भाग रहे हैं क्योंकि कोई किसी को भविष्य दिख नहीं रहा है कि इनके साथ हमारा कोई फायदा होगा। तो महाराष्ट्र में जो आप देख रही हैं वो उसी की एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाला के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बेल्जियम की कोर्ट ने चोकसी को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है। बेल्जियम कोर्ट से तो बड़ा झटका लग गया है चोकसी को। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भाई ये जो भारत को लूटने वाले लोग हैं, जो यहां पैसे का घोटाला करके भारत से भाग जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनको कोई सजा नहीं मिलेगी, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये देखिए, ये जो पीएनबी का जो घोटाला था, 13,000 करोड़ का ये घोटाला था, जिसमें ये चचा और भतीजा थे, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। इनको ऐसा लग रहा था कि ये मोदी सरकार को गच्चा दे सकते हैं, बाहर भाग गए तो इनको शायद सजा नहीं मिलेगी। आज चचा भतीजा दोनों को ये बात समझ में आ रही है।
जो भतीजा है नीरव मोदी, वो 6 साल से जेल में है ब्रिटेन में। और ये मेहुल चोकसी हैं, ये भागे भागे फिर रहे थे। वो उधर वेस्ट इंडीज साइड में थे, उधर कैरिबियन साइड में, उसके बाद अभी बेल्जियम में गए हैं वहां पे। और कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने कोर्ट में दलील दी कि एक तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है हमारा। कोर्ट ने कहा, पूरा रिकॉर्ड देखा, बोला भाई इसमें पॉलिटिकल क्या है, तुमने बैंक का पैसा खाया है, बैंक को तुमने धोखा दिया है, तो बैंक को तुमने अगर धोखा दिया है तो तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए इसकी। और कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि भाई इस तरह के जो अपराध हैं उनकी सजा तो बेल्जियम में भी है और वहां इंडिया में भी है, तो आपको क्या परेशानी है। इन्होंने एक दूसरी बात कही कि जब हम कैरिबियन में थे तो हमको किडनैप करने की कोशिश की भारत की एजेंसीज ने, तो कोर्ट ने कहा कि इसका कहां प्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं है। तो आप समझिए कि इनके सारे कार्ड्स जो हैं वो फेल कर गए हैं इन लोगों को। जब मोदी सरकार ने कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि अगर भारत का पैसा लेकर के तुम भागे हो, भारत की जनता का पैसा लेकर के तुम भागे हो, तुमने ये घोटाला किया है, तो तुम बच नहीं सकते हो और सजा तुम्हें मिल के रहेगी। तो जो चचा भतीजा हैं इन दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भारत आएंगे, नीरव मोदी के लिए भी एक्स्ट्राडिशन की पहल वहां शुरू हो गई है। तो आप मान के चलिए कि दोनों चचा भतीजा जल्द ही भारत में आएंगे और इनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।